नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 66वां व्याख्यान है और इस व्याख्यान के अंतर्गत हम संथाल विद्रोह का अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि आदिवासी जो कि जंगल में निवास करते हैं और वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए अंग्रेज़ों से डिस्प्यूट करना पड़ा, उनके विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। इस प्रकार की बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे और यह युद्ध किस प्रकार समाज में सामने निकल कर आए उनको जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही इस समय की परिस्थितियों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। आइए संथाल विद्रोह से संबंधित एक एक पॉइंट को आसानी से व सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि संथाल विद्रोह एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। हम देखते हैं कि जो आदिवासी जंगलों में निवास कर रहे थे, उनका जो विद्रोह निकल कर आया, जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध था, और साथ ही भारतीय लोग जो कि साहूकार हुआ करते थे और जो कि अच्छे तबके से निकल कर आते थे, उनसे इनका विद्रोह किस प्रकार हुआ उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जिसमें हम देख सकते हैं कि यह एक आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी तथा ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं विद्यमान थी। इस विद्रोह में आदिवासियों तथा ब्रिटिश शासन की पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं विद्यमान थी। इससे हमें समझने का आसार नज़र आता है कि जो इनका जो विद्रोह था वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था। और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्यों था, इसका सीधा सीधा परिणाम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इनका तिरस्कार किया जा रहा था, जो इनका अपमान किया जा रहा था, इनको जिस प्रकार दबाया जा रहा था, इस प्रकार की नीतियों के कारण संथाल के जो आदिवासी हुआ करते थे, इन्होंने विद्रोह किया। यह विद्रोह बिहार, उड़ीसा, दो राज्यों को हम मुख्य केंद्र बनाकर चलते हैं कि जो बिहार राज्य है उसको और उड़ीसा राज्य, इस क्षेत्र में यह विद्रोह निकल कर आया। यहाँ हम देख सकते हैं बिहार तथा उड़ीसा के जनजातीय बहुल जिलों में, जहाँ पर बड़ी मात्रा में जनजातियाँ निवास कर रही थीं, यहाँ पर आर्थिक कारणों के परिणाम स्वरूप यह उत्पन्न हुआ। यहाँ हम देख सकते हैं कि आर्थिक कारण क्या होते हैं। आर्थिक कारणों में यह होता है कि इन पर बहुत सारे टैक्स इम्पोज किए जा रहे थे, उनको किसी भी तरह दबाने का प्रयास किया जा रहा था। इन्हीं दबावों के चलते यह विद्रोह निकल कर आया। औपनिवेशिक प्रशासकों तथा सेठ साहूकार दोनों ने आदिवासियों को अत्यधिक शोषण किया। यहाँ हम देखते हैं कि जो औपनिवेशिक काल चल रहा था, जिस समय अंग्रेज यहाँ पर रूल कर रहे थे और अंग्रेज़ों के द्वारा जो ज़मीनें साहूकारों के लिए, सेठों के लिए दी जा रही थी ज़मींदारी प्रथा के अंतर्गत, और इनका यूज़ करके जो ज़मीनें इनको प्राप्त होती थी वह बहुत सारा टैक्स इम्पोज करते थे। और जो टैक्स का जो हिस्सा था वह दो भागों में बंटता था। इसका एक हिस्सा यह पहले ही अपने द्वारा जो ब्रिटिश शासकों के लिए दे देते थे, उसके बाद ठेके पर जो ज़मीन लिया करते थे उसके अनुसार जो ठेके पर इनको ज़मीन प्राप्त होती थी, उसी ज़मीन पर यह टैक्स इम्पोज किया करते थे। अतः अपने से जो नीचा तबका है उससे यह किसानी करवा कर और जो कि छोटी सी मूल्य की राशि देकर यह अपना कार्य करवा लेते थे और उसके बाद उनको बहुत ही कम राशि दी जाती थी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कम राशि के कारण इनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती रही। और हम देखते हैं कि जहाँ यह अधिकार समझकर जंगलों में निवास करते थे, अपनी खेती करते थे और जीवन यापन किया करते थे, और बाद में यह स्थिति आती है कि वह अपनी ही ज़मीन और जो कि स्वाभिमानपूर्ण रहने का जो तरीका था उसको छोड़कर मजदूर तथा बंधुआ जैसी स्थिति में आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि यह शोषण इन पर लगातार किए जा रहे थे। हम देखते हैं बाहरी लोगों को दिगू पुकारा करते थे। ये जो लोग हैं जो कि आदिवासी हैं, यह जो इनके ऊपर बाहरी लोग रोल करने के लिए आए थे, जो साहूकार इन पर हक जमा रहे थे, जो ब्रिटिश काल के समय इन पर जो भी बाहरी लोग इनके यहाँ पर आ रहे थे, उनको यह दिगू पुकारते थे। इनके विरुद्ध व्यापारी संथालों से ऋणों के एवज में 50% तक का ब्याज वसूला जाता था। हम देखते हैं कि यहाँ जो आदिवासियों द्वारा इनसे खेती करवाई जा रही थी, उस खेती में इनसे 50% तक कर वसूला जा रहा था। आप देख सकते हैं कि यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपका पूरा जो जीवन है वो झुक जाता है।
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसानों की जो स्थिति होती है, किसान जब अपनी किसानी करता है तो किसानी में अपना पूरा जो भी समय है, अपने परिवार का जो पूरा समय है वह लगाता है। उसके अलावा उसकी जो आर्थिक चीज़ें होती हैं, संसाधन होते हैं, सभी उसमें जुटे रहते हैं। मान लो कि आप टमाटर उगा रहे हैं और आपके यहाँ मान लो 1 क्विंटल टमाटर की खेती होती है और 1 क्विंटल की कीमत है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये का आपने टमाटर उगाया और उस टमाटर की खेती के बदले आप पे उस पर 1,000 रुपये का टैक्स लग गया, यानी अपने पास बचा 50%, यानी जो कि 1,000 रुपये बचता है। अब उस 1,000 रुपये में आपको अपना पूरा खर्चा निकालना है और इस खर्चे में आपका पता चलता है कि 8 से 9 हज़ार रुपये खर्च हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास जो थोड़ा सा धन बचता है, कि जो 10,000 में से आपके पास 8-9 हज़ार रुपये बचते हैं लागत के बाद, 8-9 हज़ार रुपये का जो खर्चा हो जाता है, जो टैक्स इम्पोज करते हैं, टैक्स तो आपने पहले ही इम्पोज कर दिया, उसके बाद जो पैसा बचता है इससे आपको जरा सी जो इनकम होती है, मान लो कि आपको पूरी खेती में से 20,000 रुपये का जो इनकम होता है, 20,000 रुपये की इनकम में से आपने 10,000 का टैक्स भर दिया और 9,000 रुपये आपकी लागत आ गई। इसके बाद आपके पास बचता है 1,000 रुपये या 2,000 रुपये। उससे आप अपनी स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकते हैं। दोबारा आप फिर से खेती करेंगे और लागत के लिए आपको यदि बीज चाहिए तो बीज के लिए आपको साहूकारों के पास जाना होगा और बीज प्राप्त करके आप उस पर खेती करेंगे और फिर आपसे 50% वसूला जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमि पर लोगों का अधिकार, जो किसान लोग होते हैं, उनका अधिकार होने के बाद ही वह दर बदर भटकते हैं और लोन लेने के लिए फिर से आश्रित होते हैं। इसी प्रकार की बातें इनके साथ हो रही थी। जो भी यह कमा रहे थे उनका 50% जो लग रहा था और इसके अलावा जो इनकी लागत लगती थी उस लागत में इनका इतना पैसा लग जाता था कि केवल अपने भरण पोषण का खर्चा निकल पाता था और वह भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। और इस प्रकार की नीतियों के चलते इनके द्वारा विद्रोह किए गए। इन्होंने संतालों को न सिर्फ आर्थिक संसाधनों का विरोध किया किया वरन इनकी स्त्रियों तक का शोषण किया। एक तो आर्थिक रूप से इनका शोषण हो रहा था, 50% कर इम्पोज किया जा रहा था, और दूसरी बात इनको दूसरे प्रकार से भी शोषण किया जा रहा था। जो संथालों की स्त्रियां हुआ करती थी उनके विरुद्ध भी शोषण संबंधी कार्य किए जा रहे थे। संथालों ने इस शोषण के विरुद्ध ब्रिटिश प्रशासकों से शिकायत की। जब सेठ साहूकारों द्वारा इनकी औरतों बच्चियों पर जो शोषण हो रहे थे और आर्थिक रूप से जो शोषण हो रहे थे, अतः यह शिकायत करने के लिए जो रूलिंग पार्टी चल रही थी, जो उपनिवेश काल में ब्रिटिश काल के लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे, उनके समक्ष इनकी जो शिकायतें होती हैं वह दी जाती हैं। सीधी सी बात है। अब जो भी आपके ऊपर जो भी विरोध होते हैं उसकी शिकायत के लिए आप सेंट्रल बॉडी, यानी जो संस्था जो सबसे ऊपर कार्य कर रही है उसके समक्ष शिकायत लेकर जाएंगे तो आपकी शिकायत वहाँ पर सुनी जाएगी और आपकी शिकायतों का निराकरण होगा। और ऐसा ही इन्होंने किया। सबसे पहले इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखा और अपने शोषण के विरुद्ध शिकायत की। चूँकि उनको पहले से ही जो ठेके पर जो ज़मीनें दी जाती थीं उन ज़मीनों के बदले उनको रकम दे दी जाती थी, अतः वह उस तरीके से निश्चिंत थे कि जो पैसा है वह अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पास आ रहा है। और इसके लिए थोड़ी सी कठोर नीतियां अगर सेठ साहूकार अपने से छोटे व्यक्तियों के लिए, जो भी निचले स्तर के जो उनके किसान हुआ करते थे, उन पर लगा रहे हैं, तो इस प्रकार उनकी जो भी शिकायत थी उनके विरुद्ध जो इनके फैसले सुनाए गए वह फैसले सेठ साहूकारों के पक्ष में थे। और हम देखते हैं कि कार्यवाही न किए जाने पर इन्होंने विद्रोह किया। और जब ये शिकायत करते हैं और शिकायत का किसी भी प्रकार निराकरण नहीं किया जाता तो इन शिकायतों के विरुद्ध में जब इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता तो इनके द्वारा यह विद्रोह की घोषणा कर दी जाती है। और आगे हम देखते हैं इसके बारे में। संताल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कानू भैरव व चंद्र नामक भाइयों ने किया। यहाँ से आपके प्रश्न बन जाते हैं, अतः आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि नेतृत्वकर्ता कौन निकल कर आया यहाँ से, जो कि संथाल विद्रोह के थे। यहाँ पर नेतृत्वकर्ता के रूप में सिंधु, कानू, भैरव व चंद्र नामक भाई निकल कर आए, क्योंकि यह एक ही समूह एक ही वंश से हुआ करते थे। सिंधु, कानू, भैरव और चंद्र
तो इन्हें भाइयों के नाम से जाना जाता था। सिंधु, कान्हू, भैरव और चंद्र भाई द्वारा इनका क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। इस विद्रोह के दौरान संथाल आदिवासियों ने शपथ ली कि वे सेठ साहूकारों की जमीनों और अंग्रेजों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार की नीतियां जो इनके विरुद्ध चल रही थी, इससे यह आहत हो चुके थे। अतः अब स्थिति बर्दाश्त के बाहर थी और इन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि सेठ साहूकारों, जमींदारों और अंग्रेजों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। इस विद्रोह के अंतर्गत संथालों ने इस क्षेत्र में व्याप्त डाक रेल व्यवस्था काट दी। अब विद्रोह चरम सीमा पर था, तो इन्होंने क्या किया कि जो इनके नेतृत्वकर्ता थे ये थोड़े से आक्रामक हुआ करते थे। अतः अपना विरोध जताने के लिए इन्होंने डाक व्यवस्था को काट दिया, रेल व्यवस्था को काट दिया। यहाँ पर जो भी पर्चे वगैरह, जो भी सूचनाओं के लिए डाकतार की व्यवस्था चलाई जाती थी, उसको काट दिया गया और रेल व्यवस्था को काट दिया, यानी रेल की पटरियाँ अस्त व्यस्त कर दी गई तथा संथाल राज्य की उद्घोषणा कर दी गई। और यहाँ हम देखते हैं कि संथाल राज्य की उद्घोषणा कर दी जाती है। हमने अभी देखा है कि वर्तमान में जो भी राज्य निकल कर आए, भाषाई आधार पर निकल कर आए, और इनका एक मूल कारण था कि हमारी जो भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध शोषण हो रहा है। अतः बाहर से आने वाले, दूसरे राज्यों से आने वाले जो लोग होते हैं वह उनके रोजगार को छीन लेते हैं। और इसी प्रकार प्राचीन काल में या हम देखें कि 19वीं सदी में इस प्रकार के विद्रोह हो रहे थे। अतः आज की स्थिति में हम देख सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में मराठों के जो आक्रामक तरीके निकल कर आते हैं, उनमें यह जो कि बिहार से है, उत्तर प्रदेश से लोग और मध्य प्रदेश से लोग वहां जाकर पलायन करके वहां पर मजदूरी किया करते हैं, तो वहां के जो मजदूर होते हैं वह बेरोजगार हो जाते हैं और यह जो लोग हैं वह कम पैसों में जाकर वहां पर मजदूरी करते हैं। अतः जो उनकी बेसिक खर्चे हैं, मान लो कि कोई दिल्ली में रह रहा व्यक्ति है और मुंबई का व्यक्ति है, तो उसका डेली का खर्च मिनिमम 1000 रुपये होता है और यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको 200 या 300 रुपये पे करके अपना खर्चा चला लेते हैं। और साल में जो देखते हैं कि 12-13 हज़ार रुपये इसके लिए बहुत ही काफ़ी होते हैं और वहाँ के लोगों के लिए यह काफ़ी नहीं होती, क्योंकि उनका खर्चा ही इतना होता है। अतः यह लोग वहाँ जाकर कार्य करते हैं और सस्ते मजदूर बनकर कार्य करते हैं। इस प्रकार वहाँ के रोजगार छीनते हैं और इसी की नीति के चलते वहाँ के लोगों द्वारा इनका विरोध किया जाता है। हमने देखा कि इन्हें कई बार इनका शोषण किया गया, इनको अपने राज्य में वापस लौटने तक की स्थिति में आना पड़ा। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब इनका विरोध हो रहा था और बाहर से लोग इन पर रूल कर रहे थे, इनका शोषण किया जा रहा था, तो इन्होंने अपना एक संथाल क्षेत्र, जहाँ पर यह जनजाति बहुल क्षेत्र था, और अपनी जनजातियों को संगठित कर कर अंग्रेजों तथा सेठ साहूकारों का विरोध किया जाता है। विद्रोह के दौरान संथालों ने सेठ साहूकारों, जमींदारों, अंग्रेजों व प्रशासकों के जो बागान मालिकों तथा ईसाई मिशनरियों के घर तथा केंद्रों पर हमले किए। इनके निशाने पर जो व्यक्ति थे उनके द्वारा इनके विद्रोह किए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि संथालों ने किस किस पर विद्रोह किए। जो सेठ साहूकार हुआ करते थे, जो इन पर टैक्स इम्पोज किया करते थे, जमींदार हुआ करते थे, जिन्होंने इनके लिए बंधुआ मजदूर बना के रखा था, अंग्रेज हुआ करते थे, जो सेंट्रल बॉडी हुआ करते थे, जिनके पास यह शिकायत लेकर जा रहे थे और शिकायतों का निराकरण नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार इनके जो विद्रोह थे वो अंग्रेजों के खिलाफ भी निकल कर आए। तो इन्होंने जो टारगेट बनाया, जो इनकी लिस्ट में शामिल थे, सेठ साहूकार, जमींदार, अंग्रेज प्रशासक और बागान मालिक भी इनको मजदूर बनाकर कार्य कर रहे थे। ईसाई मिशनरी एक और तो यह इनको धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे। यदि यह अपने धर्मों में परिवर्तित नहीं होते तो इनसे एक तटस्थता की या कटु नीति का पालन करते हुए इन पर शोषण किए जाते थे। तो इस प्रकार इन्होंने लिस्ट बनाई कि किस किस व्यक्ति के द्वारा हम पर शोषण किया जा रहा है और उन पर एक नैतिक तरीके से और आक्रामक तरीके से इन पर विरोध किए और इनके घरों व केंद्रों पर हमले करने दिए। अब यह हम यहाँ पर स्थिति देखते हैं कि जो संथाल विद्रोह है वह एक आक्रामक स्थिति में आ चुका है। तो इस आक्रामक स्थिति को देखते हुए विद्रोह को दबाने का भी प्रयास किया गया। इस विद्रोह की तीव्रता को देखते हुए 25,000 सैनिकों की
ब्रिटिश सेना इसे दबाने के लिए भेजी गई। ब्रिटिश शासन द्वारा इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाता है कि इनके द्वारा निरंतर जो विद्रोह किए जा रहे हैं और इन विद्रोहों के माध्यम से कल स्थिति बिगड़ सकती है, अतः हमें संथाल को एक राज्य घोषित करना पड़ सकता है। तो इस विरोध को दबाने के लिए इन्होंने 25,000 की सेना भेजी कि आप जाइए और इस विद्रोह को दबाने में मदद कीजिए। 1856 ईस्वी का समय होता है जब तक यह संथाल युद्ध जारी रहा और हम देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक इनकी यह विद्रोह निकल कर सामने आए और इनके द्वारा लगातार विद्रोह किए गए, युद्ध जारी रखा गया। अतः इस आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जो भी सेना यहाँ पर गई थी, और इन्होंने टारगेट बनाया कि जब हम नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो विद्रोह अपने आप ही दब जाएगा। अतः सबसे पहले इनकी जो नीति रही, जिस प्रकार यह क्रांतिकारियों को, जिस प्रकार यह नेताओं को गिरफ्तार करने की नीति बनाते थे, उसी प्रकार इनके जो नेतृत्व करता हुआ करते थे, जैसे सिंधु हुए, कान्हू हुए, भैरव हुए, चंद्र हुए, इन सब के लिए इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और विद्रोह को कठोरतापूर्वक दबाया गया। जहाँ जहाँ पर विद्रोह हो रहे थे वहाँ के लोगों को पकड़ा गया और उनको प्रताड़ित किया गया, जेलों में भरा गया। अतः विद्रोह को दबाने की भरपूर कोशिश की गई, परंतु यह विद्रोह असफल रहा, क्योंकि इस विद्रोह में शांति स्थापना के लिए अंग्रेजों ने एक पृथक परगने की स्थापना कर दी। अब हम देखते हैं कि इसकी विफलता के कारण क्या रहे। इसमें हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा एक परगने की यहाँ पर एक जो क्षेत्र बन जाता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी एक विद्रोह वाला क्षेत्र होता है, जिस प्रकार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक जो इलाका है बक्सर, उसके लिए एक ऐसी स्थिति में रख दिया गया है कि वहाँ पर निरंतर सेनाएं डिप्लॉय की जाती हैं और जिस प्रकार यहाँ पर नीति निकल के आती हैं, कोई भी हमले होते हैं तो तुरंत संज्ञान में लिया जाता है और सेना द्वारा इसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार इनके द्वारा जो अंग्रेज़ों के द्वारा नीति अपनाई गई कि यहाँ शांति स्थापित करने के लिए इन्होंने इसको एक परगने की स्थापना कर दी और इसके कारण यह हुआ कि यह जो कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी यहाँ पर विद्रोह निकल कर आते थे यह तुरंत ही दबा देते थे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह विद्रोह क्यों शुरू हुआ, किसके खिलाफ हुआ, इस समय पर स्थिति क्या थी और 1856 तक यह विद्रोह चला। इसके जो नेता थे सिंधु, कान्हू, भैरव चंद्र, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी सेना द्वारा किस प्रकार इस विद्रोह को दबाया गया। इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है और संथाल विद्रोह से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो अब आप आसानी से उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार की जो प्रयास हैं आपको समझ आ रहे हों तो इस लेक्चर को आगे बढ़ाइए, साथ ही ऐसे बच्चों तक पहुंचाइए जो शिक्षा के लिए असमर्थ हैं, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।